नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज डिस्कस करने वाला हूं एक ETF में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें इस मिस्टेक को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आज का मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, कल FIs ने क्या किया और DIs ने क्या किया, उसके बाद हम इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए क्विकली मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं। ओके, तो आज का मार्केट अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमको नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरा भी लगभग 13-14 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, जो कि 0.01% है। वहीं पे अगर हम FIs DIs का डाटा देखें तो कल के दिन में थोड़ा बहुत मुझे नेगेटिव इंडिकेशन मिला है, क्योंकि कल एक अच्छा खासा बिकवाली किया है FIs ने। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 10,000 करोड़ का बिकवाली किया है और वहीं पे DIs ने 6,738 करोड़ का बाइंग किया है। तो नेट अगर हम देखें तो हमको सेलिंग प्रेशर ही दिखाई देने के लिए मिला है। नेट अगर देखें तो लगभग 3,300 रुपीज़ का सेलिंग हुआ है। तो इसी की वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हो चुका था। तो FIs नॉर्मली क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम में प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमको निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया था। लगभग 7 से 8% का मूव देखने मिला है विद इन 1-2 महीने के अंदर। तो ऐसे टाइम में प्रॉफिट बुकिंग लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो निफ्टी 50 था वो क्या कर रहा है। तो निफ्टी 50 हमारा 25,000 के लेवल को टच करके आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो 25,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 25,000 का लेवल है और यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और तीसरी बार फिर से वहीं के आसपास हमको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के टाइम पे देखिए तो शॉर्ट टर्म में 25,000 एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो फिर निफ्टी अपना आपस से जो प्रीवियस लेवल जो था 26,200 का, वहाँ हमको टच करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। एक छोटा रेजिस्टेंस आपका 25,500 के आसपास है, उसके बाद सीधा आपका ऊपर जाके 26,200 के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था निफ्टी का हाल। अभी हमको हल्का सा रिट्रेसमेंट करते हुए मिल रहा है, लेकिन ये मैं बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं मानता हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने के बाद ही निफ्टी ऊपर जाएगा। कोई भी स्टॉक आपका सीधा ऐसे ऊपर नहीं भागते रहता है, ऐसे ऊपर नहीं भागेगा, आपका ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से मूव करता है, तभी हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो फिलहाल पोजीशंस बिल्ड करना ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू ट्रेड लेना, क्योंकि निफ्टी अगर देखें तो अपने टॉप से अभी भी हमको लगभग 5% नीचे ही मिल रहा है। यहाँ से देखिए आपको अराउंड 5% नीचे मिल रहा है। तो इस जगह पे पोजीशन बिल्ड कीजिए और जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो वहाँ पे हमको ठीक ठाक एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में नहीं आया है। हाँ, हमको शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड दिख रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसने इस हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, यानी कि जो मार्केट का जो लॉन्ग रन का जो अप ट्रेंड था वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इसका एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें अप ट्रेंड का इशारा कर रहा है। तो ये हमको निफ्टी में अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है। कुछ रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए ये ऊपर बढ़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड भी लेना है, या मैं तो कहूँगा कि यहाँ पोजीशन बनाइए और जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो अराउंड 5-10% का, तब आपको उसमें एग्जिट करना है। तो निफ्टी 50 के बाद आप देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है अगर आप ETF ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक बीज के अलावा बहुत सारे ETFs आ गए हैं मार्केट में जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए हमको एक तो देखना पड़ता है कि वॉल्यूम जिसमें बहुत ज़्यादा हो। आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो आप अपने डिजायर्ड प्राइस पे उसको बेच नहीं सकते, या जब खरीदने जाते हैं तब भी आपको बहुत महंगा मिल जाता है, क्योंकि वॉल्यूम उसमें कम है। ये सबको पता है। एक और नया जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो है आपका एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके हम हैंगसेंग 20 को देखते हैं। तो हैंगसेंग 20 का जो करंट प्राइस चल रहा है वो आपका भी चल रहा है 397 के आसपास। यस, 397 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल वैल्यू भी कितना है। ये वाला जो प्राइस आपको दिखता है ये आपको डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिमांड होगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस घटेगा। लेकिन एक्चुअल प्राइस कैसे पता करना है, उसके लिए आप सिंपली अपने वॉच लिस्ट में जाइए और सर्च कीजिए हैंगसेंग 20 INAV, जो कि आपको उसका एक्चुअल वैल्यू उस टाइम का दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हैंगसेंग 20 INAV। इसका चार्ट अगर ओपन होता है तो मैं करता हूँ। ओके, इसका चार्ट हम ओपन नहीं कर सकते, उसका बस ये प्राइस देखने के लिए गया हुआ है। तो देखिए हैंगसेंग INAV जो है उसका करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 373 रुपीज़। इस जगह पे देख सकते हैं करंट प्राइस चल रहा है 373, और यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं फिलहाल के टाइम पे तो आपको वहाँ मिल रहा है 396 के आसपास। तो 373 से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना महंगा हमको मिल रहा है, अराउंड आपको 6% महंगा मिल रहा है। तो ये ETF अगर आप अभी लेते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे 6% का नेगेटिव देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस अभी 370 के आसपास का है। तो ये आपको हमेशा चेक कर लेना ETF में, जब भी आपको उसके नीचे मिले या उसके आसपास मिले
तब आपको बाय करना है, नहीं तो आपको फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और ऐसा ETF दिखा देता हूँ जो कि अभी अपने INAV से नीचे मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था। वो है हमारा EV इंडिया। मैं आपको यहाँ पे पहले इसका चार्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं EV इंडिया का जो करंट प्राइस चल रहा है वो अभी चल रहा है 29.36 के आसपास। और अगर इसका मैं INAV देखूँ, इस जगह पे देख सकते हैं, तो उसका चल रहा है 33। तो अब मैं दिखाता हूँ कि वो कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे करंट प्राइस से 33 तक इसको लेके जाइए, तो आप देख सकते हैं कि ये हमको अराउंड 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो INAV एक अच्छा खासा ETF हो सकता है जिसको हम फिलहाल एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस से आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ये भी देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे आकर वॉल्यूम देखेंगे तो 3 लाख के आसपास का आपको यहाँ पे बाय का ऑर्डर दिख रहा है और लगभग उतना ही आपको सेल का ऑर्डर भी दिख रहा है, यानी टोटल वॉल्यूम 6 लाख के आसपास का है। तो हम लोग जो नॉर्मली जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग 1000-2000 शेयर्स के लेके ट्रेड करते हैं, तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है EV इंडिया को लेकर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इस ETF में आप देख सकते हैं हमको ये अपने हाई से अभी लगभग 25% नीचे मिल रहा है। तो अगर यहाँ से प्रीवियस हाई को भी टच करता है तो हम 20% का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। तो EV इंडिया में एज ए डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ कि मेरा भी एक छोटा सा पोजीशन लिया हुआ है, तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो, लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक और ETF देख लेते हैं जिसका INAV उससे थोड़ा महंगा हमको मिल रहा है या उसके बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक और मफांग का चेक कर सकते हैं। मफांग आपको अगर नहीं पता तो वो US के जो टॉप के स्टॉक्स है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबको मिला के एक स्टॉक्स का ETF बना है, उसे मफांग कहते हैं। तो उसका प्राइस देख सकते हैं अभी चल रहा है, जो INAV है एक्चुअल प्राइस है वो 92 चल रहा है। और अभी अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको मफांग मिलेगा। मफांग का करंट प्राइस चल रहा है 136, यानी अगर आप बाय करने जाते हैं तो आपको 136 पे मिलेगा, बट उसका एक्चुअल प्राइस कितना चल रहा है अभी 92 का। तो अब देखिए 92 से कितना ऊपर आप खरीद रहे हैं इसको। अब सिंपली यहाँ पे 92 पे जाइए, 92 यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको फिलहाल ये 48% आपको प्रीमियम पे मिल रहा है, यानी आप बहुत महंगा खरीद रहे हैं इसको। तो फिलहाल अगर आप इसमें ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें दूर रहना ही बेटर रहेगा। अगर आपको पोजीशन बनाना भी है तो छोटा छोटा पोजीशन बनाइए, बड़ा रिस्क इसमें नहीं लेना है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें क्यों देखने मिल रहा है दोस्तों? क्योंकि RBI ने जो ETF में इन्वेस्ट करने का जो लिमिट था उसको बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो ETF में इन्वेस्टमेंट होता है जो बाहर कंट्रीज़ में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप रुपीज़ को बेच रहे हैं और डॉलर्स में खरीद के वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो रुपीज़ का वैल्यू घटेगा और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डॉलर का। तो इसको रोकने के लिए RBI ने ओनली 7 बिलियन तक का लिमिट लगाया हुआ था, जो कि लिमिट पिछले क्वार्टर में पूरा हो चुका था। तो अभी नया फंड उसमें ऐड नहीं हो रहा है, यानी नए ETFs क्रिएट नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है, अपने आप सप्लाई घट गया है। तो सप्लाई घटने की वजह से डिमांड बढ़ गया है और उस डिमांड के बढ़ने की वजह से उसका प्राइस हमको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको स्टेक लेना भी है तो अगर वहाँ से 3-4% करेक्शन दिखाई दे तो ही आपको इसमें स्टेक लेना है, वरना आपको वहाँ पे अच्छे खासे लॉसेस हो सकते हैं। अगर RBI ने यहाँ पे लिमिट को बढ़ा दिया तब इन स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सप्लाई फिर से बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ट्रेड करना भी है तो बहुत सोच समझ के कीजिए। तो दोस्तों ये था ETF में ट्रेड करने के ऊपर जो एक ट्रैप है, हो सकता है जो रिस्क हो सकता है वो अवॉइड करने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस रिस्क के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो अब से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूसली बातें रहता हूँ। और लास्ट में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी ETF ट्रेड करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम लोग ETF ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और अपने ट्रेड को शेयर भी करते हैं, जिससे हम सबको फायदा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।